देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक बस ड्राइवर हूं और जब मेरे साथ ये खौफनाक घटना घटी तब उस वक्त मैं एक नया बस ड्राइवर ही बना था। दरअसल उस वक्त मैं एक नया ड्राइवर बना था क्योंकि मेरे पास भी पहले एक बस ड्राइवर थे, लेकिन बाद में उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, जिस वजह से घर का सारा काम और बस ड्राइविंग का भी पूरा का पूरा काम मुझे ही संभालना पड़ता। पहले तो हम स्कूल के कुछ बच्चों को स्कूल से घर पर छोड़ने का काम करते हैं, लेकिन बाद में हमारा ये रूट चेंज कर दिया गया। दरअसल उसके बाद हमने हमारी बस को यात्रियों से भरकर शहर से गांव का रास्ता तय करना ही ठीक समझा। लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी नया ड्राइवर था और पहले तो हमारा रूट दिन में सेट किया गया था, लेकिन बाद में हमें 2 काम और सौंप दिए गए। मेरे साथ में मेरे दोस्त निखिल भी था जो कंडक्टर का काम करता था, क्योंकि उसे बस ड्राइविंग का काम ठीक से आता नहीं था, जिस वजह से मैं उसे एक कंडक्टर का काम करवा लेता और वह उसे काफ़ी आसानी से कर लेता। वह मंगलवार का दिन था। उस दिन हमें जब रात को सफ़र तय करना था, दरअसल हमारी बस एक लंबे रूट पर चलने वाली थी जो आसान नहीं था। हमारी बस का सफ़र गंगानगर से होते हुए वापस सीकर से लक्ष्मणगढ़ के लिए रवाना होने वाली थी, जिसकी दूरी बहुत ही ज़्यादा पड़ती थी। यह सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, लेकिन जब हम पहले दिन रवाना हुए तो हमारी रोडवेज बस के अंदर हमें कुछ ज़्यादा यात्री नज़र ही नहीं आए, लेकिन सीतापुर गांव में हमारी बस के अंदर काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ गए और फिर वह वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी से पहले ही सभी के सभी उतर गए। फिर उनमें से एक आदमी हमारे पास आया और बोला, भाई साहब, आगे का रास्ता बहुत प्रेस से श्रापित है, तो कृपया आप 1 घंटे की देरी से चलेंगे तो ही अच्छा होगा। लेकिन मैं और मेरे दोस्त निखिल कहाँ इन बातों को मानने वाले थे, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वह सभी लोग एक साथ उसी जगह पर उतर गए। अगर हम उनकी बात मान भी लेते तो हमें आगे से कोई फ़ायदा नहीं होता। दरअसल इस वक्त हमारी बस को सरकारी बस के रूप में तब्दील कर दिया गया था। अगर थोड़ी बहुत देरी कर देते तो हमारी सैलरी काट ली जाती और ऊपर से बस के अंदर जाने वाली सवारी भी शायद थक हार कर वापस घर लौट जाती। उस वक्त अंधेरे में मानो पूरा जग डूब सा चुका था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ का माहौल एकदम सुनसान बना हुआ था। आज ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे के अलावा इस दुनिया में कोई और चीज़ मौजूद ही नहीं है। हम लोग वहाँ से थोड़ी दूर आगे गए ही थे कि हमने देखा कि सर्दी की उस रात में एक आदमी काला कंबल ओढ़े हुए हमारी बस के सामने खड़ा हुआ हमें नज़र आने लगा। फिर जब हमारी नज़र उस पूरे बस स्टैंड पर पड़ी तो हमने देखा कि वहाँ चारों तरफ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे जो बिल्कुल उसी आदमी की तरह दिखाई पड़ रहे थे। दरअसल उन सभी ने बिल्कुल सेम एक जैसी कंबल ओढ़ रखी थी और उनके शरीर का आकार भी बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने उनकी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर निखिल ने उन्हें अंदर बैठने का इशारा किया और फिर वह सभी लोग अचानक से बस के अंदर बैठ गए। निखिल ने सोचा कि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं उनसे बाद में किराया ले लूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? तो पहले तो उनमें से किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। बाद में एक आदमी बोल पड़ा, वो भाई साहब, हम लोगों को गंगानगर जाना है। उस आदमी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी और उस आदमी के बोलने का अंदाज भी काफ़ी धीमा था, जिस वजह से वह आदमी थोड़ा अजीब लगने लगा। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी बस के अंदर दिन में ऐसे कई लोग बैठते हैं और उतरते हैं, तो मैंने उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं आराम से बस को ड्राइव करने लगा, लेकिन निखिल लगातार उस आदमी की तरफ देख रहा था, जिस वजह से मैंने निखिल से पूछते हुए कहा, अरे क्या हुआ, कोई भूत देख लिया है क्या? लेकिन तभी निखिल ने कहा, यार, मुझे इस आदमी में भी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह पर बैठा हुआ है और तो और मुझे इस आदमी की सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। और सच में कुछ ऐसा ही था। पूरी बस के अंदर एकदम सन्नाटे का माहौल छाया हुआ था, जिस वजह से बस एक ज़बरदस्त चुप्पी के सन्नाटे में डूबी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को किसी चीज़ से इतना ज़्यादा मतलब भी नहीं रखना चाहिए। फिर हम लोगों ने
उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब गंगानगर का बस स्टैंड आने ही वाला था तो हमने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक आदमी दिखाई दिया। हमें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक से सारे यात्री कहाँ पर गायब हो गए, क्योंकि हमें हमारी आंखों के सामने सिर्फ एक ही यात्री नजर आ रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद हम एक बार फिर पीछे पलटकर देखने लगे तो हमने पाया कि पीछे तो सारे यात्री बैठे हुए थे। फिर हमें लगा कि नींद की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज हमारी नींद पूरी नहीं हुई। उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। चारों तरफ फैला हुआ ये डरावना माहौल हमें अंदर ही अंदर थोड़ा डर महसूस करवा रहा था, जिस वजह से हमें थोड़ा डर तो लग रहा था। लेकिन मैं किसी भी तरह अपनी बस को ड्राइव करने लगा। फिर निखिल किराया लेने के लिए उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। निखिल उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब अभी आपका बस स्टैंड आने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी किराया दे दीजिए। निखिल की बात मानो उस आदमी के कानों में ना पड़ी हो। दरअसल उसने पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। निखिल को लगा कि शायद वह गहरी नींद में है, जिस वजह से वह उसकी बातों को सुन नहीं पाया। तभी निखिल ने उस आदमी पर अपना हाथ रखा। जैसे ही निखिल ने उस आदमी पर अपना हाथ रखा कि निखिल को जोरदार एक बिजली का झटका महसूस हुआ, जिस वजह से वह पीछे की तरफ से गिर पड़ा। तभी निखिल की एक जोरदार चीख निकल गई, जिस वजह से मैंने बस पर जोर से बस का ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही वह एकदम से चिल्लाने लगा। दरअसल निखिल ने मुझे बताया कि उस आदमी के अंदर मानो एक बिजली दौड़ रही है। मैंने उस आदमी पर अपनी निगाहें डालना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे से वह कंबल हटने लगा। लगातार 4 घंटे का सफ़र करने वाले उस आदमी जिसका चेहरा मैं अभी तक देख पाने में सफल नहीं रहा, लेकिन अब धीरे धीरे उसका चेहरा जिसके ऊपर से वह कंबल हटने लगा। और फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मानो मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। दरअसल मैंने देखा कि उसका चेहरा कुछ अजीब प्रकार का था, जैसा कि किसी इंसान के मुंह पर तेजाब डाल दिया है। दरअसल उसका चेहरा जला हुआ था। फिर जब मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि उसके हाथों के नाखून काफ़ी लंबे लंबे नज़र आ रहे थे। उन नाखूनों के ऊपर लाल लाल कुछ लगा हुआ था। मुझे लगा कि शायद वो खून था। खैर मैंने उस चीज़ पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं बस से कूदने लगा। लेकिन तभी मुझे अपने दोस्त निखिल का ख्याल आया कि अगर मैं नीचे कूद गया तो फिर उसका क्या होगा। फिर मैं किसी तरह से उस बस का जोर से एक्सीलेटर दबाने लगा, लेकिन तभी मेरे दोस्त निखिल ने मुझे नीचे कूदने का इशारा किया। दरअसल वह बस के दरवाजे से नीचे कूद गया था। लेकिन जब हम नीचे कूद गए तो हमने देखा कि अब वह हमारे सामने बिल्कुल वैसा ही एक और आदमी खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था, और उसके पीछे तो उसकी पूरी पलटन खड़ी हुई नजर आ रही थी, जिन्हें देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। सच में वह अब दिल दहला देने वाला नज़ारा देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। मेरे दोस्त निखिल ने मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने का इशारा किया, लेकिन हम दोनों जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे पैर जम चुके थे। दरअसल हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वहाँ से भाग पाने में सक्षम नहीं थे। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी। वैसे तो इनसे बचना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन तुम लोग कोशिश ज़रूर कर सकते हो। और फिर जब हम पीछे पलटे तो हमने देखा कि उसी कंबल में लिपटा हुआ एक आदमी जो हमें कुछ ऐसी बातें बता रहा था। दरअसल वह आदमी हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा था और वो यहाँ की सारी बातें बताने लगा। उसने बताया कि वह भी एक बस ड्राइवर था और उसकी भी मौत उन कंबल वाले आदमियों की वजह से हुई थी। दरअसल वह किसी भी इंसान को ख़त्म करके उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। दरअसल उनको जो भी लिफ्ट देता है वह उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल उस आदमी ने बताया कि अब हमें किसी भी प्रकार से गंगानगर पहुंचना होगा। दरअसल गंगा नहर में गंगा नदी का एक पवित्र स्थान है और शायद उसी की वजह से हमारी आत्मा उन भयानक राक्षसों के चंगुल से बच सकती थी। यानी कि अब हमें किसी भी प्रकार से गंगानगर पहुंचना होगा। फिर मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू किए और इस बार मेरे कदम आसानी से पीछे की तरफ चलने लगे। अब मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं किसी भी प्रकार से इस बस को लेकर गंगा नहर के उस किनारे के पास पहुंच जाऊं जहां से गंगा नदी का पवित्र पानी जाता है।
और फिर मैंने भी वही किया, लेकिन अचानक से स्टीयरिंग अपने आप ही रोल होने लगा। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो वह मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, लेकिन मैंने भी भगवान का नाम लेते हुए बस को ड्राइव करने की पूरी कोशिश की और इस बार मैं सफल भी हुआ। फिर लगातार 8 किलोमीटर के खौफनाक सफ़र के बाद अंततः हम लोग उस जगह पर पहुंच ही गए जहां पर हमें पहुंचना था। और जैसे मैंने उस बस को नदी के किनारे पर खड़ा किया तो अचानक से वह सारे लोग एकदम से गायब हो गए। उसके साथ ही मुझे भी एक राहत की सांस मिली। अब मेरा डर और खौफ एकदम दूर हो चुका था, क्योंकि उस वक्त हम गंगा नदी के पवित्र स्थान पर थे। फिर हम लोग वहीं से सीधे एक पंडित बाबा के पास पहुंचे और उन्हें हमारे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। दरअसल वह पंडित बाबा वहीं के एक पुजारी थे। तभी उन्होंने हमें उस कड़कड़ाती हुई ठंड में गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा, ताकि वो नकारात्मक शक्तियाँ हमसे दूर हो जाए। फिर हमने वही किया जैसा कि उन बाबा ने कहा। उसके बाद हमें एक चैन की सांस मिली। फिर उन महात्मा जी ने हमारे कलाइयों पर एक एक धागा बांध दिया और फिर हम लोग बस लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल पड़े। खैर दोस्तों, उस दिन हम दोनों की जान बच गई, क्योंकि उस आदमी ने हमारी काफ़ी सहायता की थी, जिस आदमी की मौत कुछ ही दिनों पहले एक बस के अंदर हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।